Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status, in front of Ames, Govinda Green। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास किया। इसके साथ यूपी में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम योगी ने भी अपनी बातें रखी। एयरपोर्ट के शिलान्यास के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के 7 दशक बाद पहली बार उत्तर प्रदेश को भी मिलना शुरू हुआ है, जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज यूपी देश के सबसे कनेक्टेड क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश और दुनिया के निवेशक कहते हैं कि उत्तर प्रदेश यानी उत्तम सुविधा 3 सालों में जब जेवर एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, उस वक्त उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य बन जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्र नीति का हिस्सा है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये योजना अटके नहीं, लटके नहीं, भटके नहीं और हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि तय समय के भीतर ही इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर संसद और विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत संसद के सेंट्रल हॉल में शुक्रवार सुबह 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। राष्ट्रपति संविधान सभा में हुई बहस और चर्चाओं का डिजिटल वर्जन विमोचन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर पूर्व भारत को सशक्त बनाने पर भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी में संबोधन दिया। शाह ने कहा, जब तक पूर्वोत्तर को भारत के सामने नहीं करते, पूर्वोत्तर का विकास संभव नहीं है। 2014 से हमने पूर्वोत्तर के विकास को बढ़ाने का प्रयास किया है। 7 साल में पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2024 तक पूर्वोत्तर के सभी राजधानियां एयरपोर्ट से जुड़ जाएंगी। 8 में से 7 राज्य रेल मार्ग से जुड़े होंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का काम भी किया गया है। वहीं पूर्वोत्तर का क्षेत्र बांग्लादेश के बंदरगाह से 2 साल के अंदर और भी जोड़ दिया जाएगा और बहुत बड़ा रास्ता दुनिया में जाने के लिए पूर्वोत्तर पे उद्घाटन और उद्योग लगाने वाले के लिए खुल जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दे रहे हैं। इसके लिए आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गोवा की राजधानी पणजी पहुंचे, जहां उन्होंने महालक्ष्मी मंदिर में पूजा की। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज गोवा में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल सरकार चलाई, उन्होंने लोगों को उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया। उनकी नीति थी कि चुनाव के समय वादे करो और प्रलोभन दो और वोट लो और बाद में भूल जाओ। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया। टिकैत ने कहा कि सरकार ने 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला किया है, इसके समाधान नहीं होगा और किसानों की जो समस्या है वो वैसी की वैसी है। जब तक केंद्र सरकार किसानों से बात नहीं करेगी और एमएसपी पर कानून नहीं लाएगी, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। मेघालय में कांग्रेस पार्टी को बुधवार रात बड़ा झटका लगा है। मेघालय में कांग्रेस पार्टी के 18 में से 12 विधायकों ने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा समेत 12 कांग्रेसी विधायक अब टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अब मेघालय में तृणमूल कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल बन गया है। मेघालय में कांग्रेस विधायकों के टीएमसी में जाने को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने टीएमसी की ओर से ये साजिश सिर्फ मेघालय में ही नहीं बल्कि अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी रची जा रही है। भाजपा सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर को दूसरी बार जान से मारने की धमकी मिली। गंभीर को दूसरी बार आईएसआईएस संगठन ने ईमेल के जरिए धमकी दी। इसमें उनके घर का वीडियो भी अटैच किया गया है। गंभीर की शिकायत के बाद उनके घर की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है।
एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के परिवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने वानखेड़े के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए नवाब मलिक और उनके परिवार को निर्देश दिया है कि वो वानखेड़े की फैमिली के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर नहीं करेंगे। आदेश में कहा गया है कि वानखेड़े के परिवार के खिलाफ किसी भी तरीके से कोई बयानबाजी नहीं की जाएगी। नीति आयोग ने देश की पहली गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जारी कर दी है। नेशनल इंडेक्स के मुताबिक बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, जहां 51.91% आबादी गरीब है। इसके बाद झारखंड 42.16%, उत्तर प्रदेश 33.79% और मध्य प्रदेश 36.65% पर है। वहीं केरल में सबसे कम गरीबी है, जहां सिर्फ 0.71% लोग ही गरीब है। सबमरीन के बाद अब भारतीय नौसेना को एक और बड़ी ताकत मिलने वाली है। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह के मुताबिक स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत अगस्त 2022 में शुरू हो जाएगा। INS विक्रांत ने एक सफल समुद्री परीक्षण पूरा कर लिया है। अगस्त 2022 तक हमें INS विक्रांत को शुरू किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा इस साल के आखिर तक सामान्य होने की उम्मीद है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए 25 से ज्यादा देशों के साथ एयर बबल बनाने का समझौता किया है। ये समझौता 2 देशों के बीच उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए एक अस्थायी व्यवस्था है। लंबे समय के बाद अब सभी प्रीमियम ट्रेनों में खाना मिलना शुरू हो जाएगा। राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, तेजस, वंदे भारत और गतिमान एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रियों को खाना मिलेगा। रेलवे ने इसके संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही PRS सॉफ्टवेयर में खान पान शुल्क और दूसरी सेवाओं की बुकिंग सिस्टम को भी अपडेट किया गया है। भारत ने इराक के PM मुस्तफा अल कदीमी पर इस महीने हुए जानलेवा हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि आर्थिक सुधार, शांति और स्थिरता को पाने के लिए इसके प्रयास में भारत वहां नई सरकार का सहयोगी बना रहेगा। विदेश मंत्रालय के सचिव संजय भट्टाचार्य ने इराक के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन पर सुरक्षा परिषद की ब्रीफिंग में ये बात कही। तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा किए 100 दिन पूरे हो गए हैं। अब उसे समझ आ गया है कि किसी देश पर कब्जा करना आसान है, लेकिन उस देश को चलाना बेहद मुश्किल है। संगठन अब भी अपनी सरकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की गुहार लगा रहा है। इसके लिए विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने करीब और काफी कूटनीतिक कोशिशें की हैं। ब्रिटेन अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने और युद्धग्रस्त देश में आतंकवाद के उभार को रोकने के मामले पर पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा। ये बात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए विशेष प्रतिनिधि निगेल केसी ने कही है। पाकिस्तान के PM इमरान खान ने माना कि पाकिस्तान के पास देश चलाने लायक पैसा नहीं बचा है। पाकिस्तान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए इमरान ने कहा कि देश चलाने के लिए पर्याप्त पैसा ना होना सबसे बड़ी चुनौती है, जिसकी वजह से उधार लेना पड़ता है। इमरान ने इसी वजह से टैक्स कलेक्शन में कमी और बढ़ते विदेशी कर्ज को इसका कारण बताया है। चीन में लोग कम संख्या में शादी कर रहे हैं। इसी वजह से जन्म दर में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आधिकारिक डाटा के मुताबिक इस वजह से दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क में जनसांख्यिकी संकट खड़ा हो गया है। चीन में विवाह पंजीकरण की संख्या लगातार 7 सालों से गिर रही है और इस साल बीते 17 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। फ्रांस से इंग्लैंड जाने वाले इंग्लिश चैनल को पार करने के दौरान बुधवार को एक नाव डूब गई। इस हादसे में 31 से ज्यादा प्रवासियों की डूबने से मौत हो गई। घटना कैलरस के उत्तरी बंदरगाह की है। फ्रांस के गृह मंत्री ने इसे प्रवासियों की सबसे बड़ी त्रासदी करार दिया है। गृह मंत्री जेराल्ड डार्मिन ने कहा कि नाव पर 34 लोग सवार थे। पाकिस्तान का लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है और इस स्विस वायु गुणवत्ता निगरानी कंपनी ने जानकारी दी है कि IQ एयर मंच में कहा गया है कि लाहौर प्रदूषित शहरों की उसकी सूची में सबसे ऊपर है और अमेरिकी पैमाने में के अनुसार
लाहौर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 203 रहा, जबकि दिल्ली दूसरे नंबर पर है और वहां का सूचकांक 183 दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लेकर विरोध शुरू हो गया है। राजस्व अधिकारी संघ ने इसका विरोध करते हुए सीएम शिवराज को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि इतना महत्वपूर्ण निर्णय एक पक्षी लिया जाना न्याय संगत नहीं है। इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हटा के कुंडलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गजरत महोत्सव को लेकर बैठक की। बैठक में स्क्रीन के माध्यम से कुंडलपुर में निर्माणाधीन भगवान बड़े बाबा जी के भव्य मंदिर का डिस्प्ले किया गया और इसके बाद उन्होंने रुक्मणी मंदिर मठ पर निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल आज भोपाल आएंगे। मंत्री शाम 7 बजे भोपाल पहुंचेंगे। इस दौरान मंत्री प्रहलाद पटेल 26 तारीख को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल्याणी 26 नवंबर राजधानी भोपाल आएंगे। बता दें कि सिंधिया मिंटो हॉल में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में अब स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगे, वहीं नर्सिंग सिस्टर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे। बता दें कि नर्सिंग एसोसिएशन इसे लेकर लंबे समय से मांग कर रही थी, जिसे मानते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया है। भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। अगले 6 दिन में ये सिस्टम लागू हो सकता है। बुधवार को गृह विभाग के अधिकारियों ने फॉर्मेट को फाइनल कर दिया। आज इस पर सीएम से चर्चा हो सकती है और सीएम से चर्चा के बाद इस पर अंतिम मोहर लगेगी। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसके लिए 7 दिसंबर के बाद पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। पंचायत चुनाव 3 चरणों में होगा। मतदाता सूची के प्रकाशन के लिए 6 दिसंबर तक की ही डेडलाइन दी गई है। नए अध्यादेश के हिसाब से प्रदेश में 2019 के पहले की व्यवस्था के तहत आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने आदर्श आचार संहिता लगते ही निकाय चुनाव की तैयारियों से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव भिलाई 3 चरौदा, रिसाली, जामुल और उतई के 1 वार्ड के लिए होगा। इसके लिए मतदान दल, पोलिंग बूथ और मतदान और मतगणना की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में आवास का आवंटन रद्द कर दिया है। बता दें कि राज्यांश नहीं होने के कारण पी में जी के 7,81,999 आवास का आवंटन रद्द कर दिया गया है। आवंटन रद्द की जानकारी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को भेजी है। सूरजपुर के स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के भर्ती घोटाले की जांच पूरी हो गई है, जहां फर्जी दस्तावेज लगाकर पात्र अभ्यर्थियों में 36 अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए, जिन पर विभाग ने एफआईआर दर्ज कर पत्र पुलिस अधीक्षक को भेज दिया है। ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए 1 नवंबर को दस्तावेज जमा कराए गए थे। भोपाल में पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। कार्यकर्ता महंगाई, शिक्षा नीति समेत कई मुद्दों को लेकर सीएम हाउस का घेराव करने निकले थे। इस दौरान उग्र प्रदर्शन करने पर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, साथ ही बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। गरियाबंद से रैली में शामिल होने जा रही ट्रैक्टर पलट गई। हादसे में एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि मैनपुर से गरियाबंद आते समय यह हादसा हुआ। सतना के मैहर थाना क्षेत्र स्थित जीत नगर के पास बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसपे एक ही परिवार को 4 लोगों की उनमें मौत हो गई। ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत से पति, पत्नी और बच्ची की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन सड़क के चलते यह हादसा हुआ। पेंड्रा के नरौर गांव पर धान से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक आग लग गई। किसान संतराम मरावी अपने खेत से ट्रैक्टर ट्रॉली में धान भरकर खलिहान ले जा रहा था, तभी खलिहान के पास ही 11,000 वोल्ट का बिजली का तार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया, जिससे ट्रॉली में आग लग गई। वहीं चालक की सूझबूझ से ट्रॉली को काटकर इंजन को सुरक्षित बचा लिया गया, जिससे चालक और किसान बाल बाल बच गए।
दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 97 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 51,91,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 48 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं और वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 96 लाख पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22 नए मरीज मिले हैं, जिनमें से इंदौर में 13, भोपाल में 5, रायसेन में 3 और जबलपुर में 1 नया मरीज मिला है। नए मरीज मिलने के बाद कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 104 हो गई है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 19 नए कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई है। दुर्ग जिले में सबसे ज्यादा 7 नए मरीजों की पहचान की गई है। रायपुर में 5 नए मरीज मिले हैं। नए मरीज मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 310 पहुंच गई है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 119 करोड़ 42 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें 77 करोड़ 52 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 41 करोड़ 89 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 8 करोड़ 32 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 49 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मध्य प्रदेश में चलाए गए वैक्सीनेशन महाअभियान के असर में बुधवार देर रात तक 19,31,424 को वैक्सीन लगाई गई, जिसमें 17,96,213 को दूसरा डोज लगाया गया, जबकि 1,35,211 को पहला डोज लगाया गया। बता दें कि प्रदेश में अब तक कुल 8 करोड़ 32 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इंदौर में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। शहर में बीते 24 घंटे में डेंगू के 16 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद शहर में मरीजों की संख्या 1082 पहुंच गई है। बता दें कि शहर में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 23 हो गई है। अब देखेंगे बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। भारत को आगामी 2 महीने में लंबी दूरी तक हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल फ्रेंसिवी जैमर और एडवांस कम्युनिकेशंस के लेज 6 और राफेल मिल जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों के मुताबिक दिसंबर में पहले 3 राफेल आएंगे, वहीं 3 राफेल जनवरी 2022 में भारत पहुंचेंगे। मुंबई के कलावरी क्लास सबमरीन यानी पनडुब्बी आईएनएस वेला भारतीय नौसेना में शामिल हो गई। आईएनएस वेला कलावरी क्लास की चौथी सबमरीन है, जो कि 221 फीट लंबी, 40 फीट ऊंची और 1565 टन वजनी है। आईएनएस वेला में मशीनरी सेट करने के लिए लगभग 11 किलोमीटर लंबी पाइप और करीब 60 किलोमीटर की केबल फिटिंग की गई है। कर्नाटक के धारवाड़ में 66 मेडिकल छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं। बताया जा रहा है कि सभी को दोनों डोज लग चुकी थी, जिसके बाद 2 हॉस्टल को सील कर दिया गया। इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए धारवाड़ के डिप्टी कमिश्नर नितेश पाटिल ने कहा कि संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में छात्रों ने हाल ही में कॉलेज में हुए एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। भारत सरकार अब सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। बीजेपी के मंत्री पीपी चौधरी ने कहा कि रिपोर्ट के सिफारिशें 29 नवंबर से चलने वाले संसदीय सत्र में पेश की जाएंगी। इस बिल में दिए गए नियम नहीं मानने पर सोशल मीडिया कंपनियों के ग्लोबल कमाई का 4% तक के जुर्माना लगाने का प्रावधान हो सकता है।